हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं आपका यूनिट 1 ऑफ एडवर्टाइजिंग। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि एडवर्टाइजिंग पढ़ा दो, तो फाइनली आपकी वीडियो आ चुकी है और जल्दी मैं आपके बाकी की यूनिट्स भी कंप्लीट करा दूंगी। मेरे पर विश्वास रखो, आपके एग्ज़ाम से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल की पोस्ट में मिल जाएगा या आप कमेंट कर सकते हैं, लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोसेस, बेसिक एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक एंड इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो, बेसिकली तुम्हें सबको पता है कि आपस में बात करना, अपने थॉट्स को, व्यूज़ को, आइडियाज़ को दूसरे पर्सन तक पहुंचाना, वो कम्युनिकेशन होता है और ह्यूमन इंटरैक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली अगर मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग की मैं बात करूँ, अगर मैं स्पेसिफिकली एडवर्टाइजिंग को लेके बोलूँ तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि कंपनी, ब्रांड जब अपना मैसेज टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाती हैं वेरियस चैनल्स का यूज़ करके, ताकि वो उनको इन्फॉर्म कर सके, परसुएट कर सके, रिमाइंड कर सके या फिर ब्रांड की अवेयरनेस बिल्ड कर सके, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। तो आप जब एग्जाम में लिख के आओगे तो आप दोनों डेफिनेशन लिख के आना, बिकॉज आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो तो एडवर्टाइजिंग है। भले कम्युनिकेशन पूछा है बट ये अच्छा इफेक्ट डालेगा। देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस कुछ ऐसा खास नहीं है, सिंपल है कि बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा पाते हो। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होता है सेंडर। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज भेजता है, ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज। एडवर्टाइजिंग में देखें तो सेंडर यूजुअली वो कंपनी होती है जो अपनी ब्रांड की अवेयरनेस फैलाना चाहती है, या फिर कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो ब्रांड के बिहाफ पे उस ब्रांड का प्रमोशन कर रही होती है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है नाइक का। नाइक जो है अपना मैसेज क्रिएट करती है, कैंपेन बनाती है ताकि वो स्पोर्ट वियर को प्रमोट कर सके। देखो, एडवर्टाइजिंग एक ऐसा प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है, मतलब आप रियल लाइफ में से देखते हो, तो आप जितने इसमें एग्जाम्पल लिख के आओगे, खासकर रियल लाइफ एग्जाम्पल जो मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं, उतना बेटर आपका आंसर लगेगा, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे मार्क्स गेन करने के। देन सेकेंड स्टेप होता है इकॉर्डिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप अपने आइडिया को मैसेज में कन्वर्ट करते हो। मतलब आपके दिमाग में आइडिया है कि आपको स्पोर्ट्स वेयर के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलानी है, आप इसे मैसेज में कन्वर्ट करते हो, जैसे वर्ड के थ्रू, म्यूजिक, इमेज, गेस्चर के थ्रू। ठीक है, या फिर कॉपी, विजुअल्स या मीडिया कंटेंट के थ्रू। यहाँ पे मैंने इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करा है कि नाइक ने इकोड किया अपने मैसेज को ताकि वो मोटिवेट कर सके और परफॉर्मेंस कर सके, मतलब दिखा सके उसे टीवी के कॉमर्शियल एड पे। और उसमें क्या दिखाया उसने कि एक एथलीट जो है अपने चैलेंजेस से ओवरकम कर रहा है। ठीक है, देन आता है मैसेज। मैसेज क्या होता है? वो कोर आइडिया इन्फॉर्मेशन जो सेंडर कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको बताना चाहता है। ठीक है, जैसे नाइक का मैसेज है जस्ट डू इट। ये क्या कह रहे हैं लोगों को कि एक्शन करो, अपनी लिमिट पुश करो। ठीक है, देन मीडियम ऑफ चैनल। मीडियम और चैनल का मतलब होता है वो तरीका, वो जरिया जिसके थ्रू आपका मैसेज आप तक डिलीवर होता है। ठीक है, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, आपका रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सारे मीडियम ही है। जैसे नाइक ने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टीवी कमर्शियल एड्स यूज़ किए ताकि वो अपने एड को डिलीवर कर सके, मतलब लोगों तक। देन आता है रिसीवर। रिसीवर कौन है? हम मतलब जो उस पर्सन, वो लोग जो उस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, जैसे कि टारगेट ऑडियंस या पोटेंशियल कंज्यूमर। अब नाइक के केस में रिसीवर कौन थे? यंग एथलीट्स, स्पोर्ट एंथुसियास्टिक या फिटनेस लवर जो नाइक के ऐड को देख रहे थे। डिकोडिंग क्या होता है? हम किस तरीके से, मतलब हम रिसीवर है ना, तो रिसीवर किस तरीके से मैसेज को समझ रहा है, उसे कहते हैं डिकोडिंग। जैसे व्यूअर इंटरप्रेट नाइक एड एज इंस्पिरेशनल मैसेज, कि कमिटेड रहना अपनी फिटनेस के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बेटर करना, इस तरीके से जैसे उन्होंने इंटरप्रेट किया। देन फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है, जो सेंडर का मैसेज होता है उसके रिस्पॉन्स में जो रिसीवर कुछ बताता है वो होता है फीडबैक। ये इंडिकेट करते हैं कि क्या मैसेज जो है वो समझा जा चुका है ढंग से। क्योंकि अगर आपने मुझे कोई बात बोली है, अगर मैं उसे समझ पा रही हूँ तभी मैं आपका सही जवाब दूंगी, वरना तो मैं आपको गलत ही जवाब दूंगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कि जो नाइक का एड था उसे देख के सेल बढ़ गई नाइक की, या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कमेंट आए, शेयर आए, लाइक आए। देन आता है नॉइज। नॉइज क्या होता है? डिस्टर्बेंस या फिर इंटरफेरेंस जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है। ये
अब जैसे नाइक के केस में देखो कि अगर मान लो उनका ऐड बहुत ज़्यादा लंबा था या उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ की थी तो आपको समझ ही नहीं आएगा, तो वो नॉइज़ का काम करेगा। मतलब कोई भी चीज़ जो मैसेज को समझने में दिक्कत क्रिएट करे या मैसेज पहुंचाने में दिक्कत क्रिएट करे, दैट इज़ अ नॉइज़। देन आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टू वे होता है। टू वे क्यों होता है? क्योंकि उसमें सेंडर भी इन्वॉल्व होता है और रिसीवर भी इन्वॉल्व होता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बस बात कह दी जी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। फीडबैक मिला, फीडबैक के बाद मैं कोई और बात कहूँगी, तो ये चलता रहता है, पर्पस ओरिएंटेड। अब बिना कोई बात के तो कोई बोलता है तो उसे पागल कहते हैं। तो अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो किसी ऑब्जेक्टिव से हो रहा होगा, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, तो पर्पस ओरिएंटेड ये होता है। कॉन्टेक्चुअल ऐसा है कि किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ही आप वो जो कोई भी बात है वो कही जाती है, या तो कोई सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है जो मैसेज को अफेक्ट करता है कि किस तरीके से बंदा मैसेज समझ जाए। सिस्टमैटिक, देखो जैसे मैंने कम्युनिकेशन का प्रोसेस पढ़ा है वो पूरा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है कि पहले सेंडर रिकॉर्डिंग, मैसेज, मीडियम डिकोडिंग, फीडबैक, पूरा एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस ये होता है। देन सिम्बॉलिक, यहाँ पे हम कई तरह के सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे लैंग्वेज, इमेज, साउंड, कलर, इन्फ्लुएंस करने के लिए या अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। ये वर्बल एंड नॉन वर्बल, मतलब कम्युनिकेशन बोल के भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज से भी हो सकता है, तो इट इज़ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। अफेक्टेड बाय नॉइज, मैंने अभी बताया कि जो भी नॉइज़ होती है उससे ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इससे, और ये एडवर्टीजमेंट की या कम्युनिकेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस करती है। देन आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में कैसे ज़रूरी है? सबसे पहले आपकी ब्रांड की अवेयरनेस बिल्ड करेगा। देखो अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो हम अपनी ब्रांड को लोगों तक पहुंचाएंगे, खासकर टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे ताकि वो अवेयर हो सके। एग्जाम्पल कोका कोला, कोका कोला ने क्या किया, मास मीडिया एड यूज़ किए ताकि वो लोगों को बता सके अपनी ब्रांड के बारे में। देन क्रिएट अ ब्रांड आइडेंटिटी, इसके साथ साथ अगर हम कंसिस्टेंटली और इफेक्टिवली अपना मैसेज पहुंचाते हैं तो ब्रांड की एक यूनिक आइडेंटिटी लोगों के दिमाग में बसती है। जैसे एप्पल ने अपने आप को प्रीमियम ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश किया। देन एजुकेटिंग अ कंज्यूमर, एडवर्टाइजिंग का मेन एम तो यही होता है कि कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करो, प्रोडक्ट के फीचर के बारे में इन्फॉर्म करो, उसके बेनिफिट यूजेज के बारे में इन्फॉर्म करो। जैसे डिटॉल, डिटॉल क्या करता है, अपने ऐड के थ्रू कंज्यूमर को एजुकेट करता है कि हाइजीन एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस कितनी इंपॉर्टेंट है। देन परसुएड द ऑडियंस, अब अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मेन एम तो यही होता है ना एडवर्टाइजमेंट का, तो कि भाई कंज्यूमर को परसुएड करो और अपनी सेल कराओ। तो ऑडियंस को बाइंग डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है, उनसे अपील करता है कि आप बाइंग करो, परचेस करो। जैसे सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं, सुना तो होगा तुमने कैंपेन, ये लोगों को और पेरेंट्स को कितना इमोशनली कनेक्ट करके दिखाते हैं। उसमें एक छोटा सा पप्पी होता है, उसे बचाने के लिए देखा होगा तुमने वो एड, तो कितना इमोशनल कनेक्ट करके दिखाते हैं जस्ट टू परसुएट द ऑडियंस। देन जनरेट अ सेल्स एंड डिमांड, एंड फाइनली इससे क्या होता है कि जो सेल्स है और डिमांड है वो जनरेट हो ही जाती है और लोग जो है वो सामान खरीद ले। जैसे कि अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव एड्स जो इनकरेज करते हैं कि लोग जो हैं ऑनलाइन शॉपिंग करें, और ये हाईलाइट करते हैं कि बहुत सारे डिस्काउंट और बेनिफिट ये दे रहे हैं फेस्टिवल के टाइम पे शॉप करने पे। क्रिएट अ इमोशनल कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हमेशा ना लॉयलिटी डेवलप करने की कोशिश करता है ब्रांड के लिए लोगों में, ठीक है। जैसे कैडबरी डेयरी मिल्क कैंपेन, लिंक चॉकलेट विद सेलिब्रेशन एंड रिलेशनशिप। उसमें कैडबरी के गेम में तुमने ये देखा होगा, कैडबरी दे रहा है वो एक लड़का एक लड़की को, या फिर कोई फेस्टिवल है वहाँ पे एक फैमिली दूसरे के पास लेके जा रही है। इफ़ यू रिमाइंड, तो क्या कर रहे हैं वो, एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने की तो कोशिश कर रहे हैं। देन हैंडलिंग अ क्राइसिस एंड रेपुटेशन, देखो अगर कभी भी पब्लिक रिलेशन ख़राब होते हैं या कोई भी क्राइसिस की सिचुएशन होती है तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ही होता है कि उसकी इमेज को बढ़ा सके। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन ने ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन किया था जब उनके प्रोडक्ट को प्रोडक्ट मतलब जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी और उनके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा डिफेम किया जा रहा था, तब उन्होंने बहुत ही ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट किया था अपने प्रोडक्ट को इन्हांस करने के लिए। देन रिसीव अ फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, अब अगर कम्युनिकेशन होगा तभी तो ब्रांड को भी पता चलेगा कि कंज्यूमर क्या चाहता है और वो उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट करेंगे अपनी ब्रांड में। देन आ जाता है, मैंने यहाँ पे एक ना रियल लाइफ केस स्टडी लिया है अमूल एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन की। देखो एडवर्टाइजिंग की क्या इफेक्टिवनेस है वो तो अच्छा है, बट आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके ये चीज़ एक्सप्लेन करो। अगर आपको पता होगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो उस एडवर्टाइजिंग में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए मैंने एक पूरी रियल लाइफ केस स्टडी यहाँ अटैच कर दिया। जो ऊपर का प्रोसेस है वो बस रियल लाइफ में अटैच करके दिखा दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो
और रोक के इसे पढ़ लेना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स मॉडल इन एडवर्टाइजिंग। अब बहुत सारे मॉडल्स जो हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक एक करके, उन मॉडल्स को ध्यान से समझना क्योंकि इनमें से एक मॉडल ज़रूर आएगा। पहला है EIDA मॉडल्स, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ईडा मॉडल जो है वो ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट मॉडल है एडवर्टाइजिंग का। ये कहता है कि एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव होना चाहिए, लेकिन वो इफेक्टिव कब होगा? जब वो पहले अट्रैक्ट करेगा अटेंशन, फिर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, फिर डिजायर जगाएगा और फाइनली परचेस करने के लिए परसुएट करेगा। सबसे पहले ये स्टेप है अटेंशन। पहला काम होता है कि किसी की अटेंशन ग्रैब करना, मतलब टारगेट ऑडियंस की नज़रों में आना ब्रांड का। देन दूसरा काम है इंटरेस्ट जगाना, मतलब टारगेट ऑडियंस जो है ना बहुत अटेंटिवली आपकी बात सुने, उनके मन में आए कि हाँ भाई ये क्या है, ज़रा देखे तो सही। तो इसके लिए आप क्या करते हो? स्टोरी टेलिंग यूज़ करते हो, इफेक्टिव फीचर्स यूज़ करते हो। देन डिज़ायर, उनमें अपील जगाना कि उन्हें प्रोडक्ट चाहिए, मतलब एक ऐसा कर देना ना कि देख के ऐसा लगे कि मुझे तो ये सामान चाहिए। कई बार होता है ना कि आप ऐसे कोई कपड़ा देख तो आपको नई कपड़े मतलब आपके पास हैं कपड़े बहुत सारे, लड़कियों का तो ये वैसे भी होता है, फिर भी उन्हें ऐसे देख के लग जाता है कि भाई ये कपड़ा तो बहुत अच्छा है, ये तो ज़रूर चाहिए। तो वही होता है डिज़ायर जनरेट करना। लड़कों में शूज़ के लिए बहुत होता है कि बस ये जूते मेरे को यही वाले चाहिए। देन एक्शन, एंड फाइनली आप अपने मम्मी पापा से पैसे लेके ऐड के परसुएड में आके एक्शन ले लेते हो, परचेस कर लेते हो अपने शूज़ या अपनी ड्रेस। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, वीडियो रोको और पढ़ लो। देन आ जाता है हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल्स। ये रॉबर्ट लेविंज एंड गैरी स्टेनर ने डेवलप किया था। अगर आप इसे याद रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये मॉडल जो है ना वो कहते हैं कि एक पूरी स्टेजेस होती हैं अवेयरनेस से लेके परचेस तक की, मतलब एडवर्टाइजिंग ना कंज्यूमर को ये 6 स्टेजेस से लेकर जाता है, और वो स्टेजेस अवेयरनेस उसका पहला कदम होता है और आखिरी जो मंजिल होती है वो परचेज होता है, ठीक है। और इसको इन 6 स्टेप को इसने कैटेगराइज किया है, कॉन्जिनेटिव मतलब थिंकिंग, इफेक्टिव मतलब फीलिंग्स, एंड कॉनेटिव मतलब डूइंग स्टेज में। पहली स्टेज होती है अवेयरनेस, जो कि थिंकिंग वाली स्टेप होती है। यहाँ पे कंज्यूमर को पता चलता है कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई नया प्रोडक्ट आया। देन नॉलेज भी थिंकिंग वाली स्टेप होती है। यहाँ अभी तक कंज्यूमर सोच ही रहा है, अब यहाँ पे कंज्यूमर को प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में पता चलता है। देन आता है लाइकिंग स्टेज, मतलब अफेक्शन। अब कंज्यूमर जो है ना उसका ब्रांड को लेके, प्रोडक्ट को लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि अरे कितनी अच्छी ब्रांड है ये तो, ऐसे। देन प्रीफरेंस, ये भी इफेक्टिव स्टेज है कि यहाँ पे कंज्यूमर ना दूसरी ब्रांड को छोड़ के उस ब्रांड के प्रोडक्ट परचेस करने के लिए पागल हुआ पड़ता है। फिर कन्वेंशन, ये भी इफेक्टिव स्टेज है। यहाँ कंज्यूमर को बिलीव हो जाता है कि वो जो है सही कदम उठा रहा है, सही प्रोडक्ट को चुन रहा है। और लास्ट में आ जाता है एक्शन, मतलब वो परचेस कर लेता है और डिसाइड कर लेता है कि वो अब प्रोडक्ट परचेस करेगा। अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने फिर से अटैच कर दिया, देख लेना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स बायर बिहेवियर को एक मीजरेबल स्टेज में ये मॉडल तोड़ देता है, ताकि इंसान मतलब कौन, जो ब्रांड्स हैं वो अच्छे से समझ सके कि बायर का बिहेवियर कैसा होता है। और ये हेल्प करता है एडवर्टाइज़र को कि वो ऑडियंस को पूरी तरीके से समझ सके, मतलब उनकी लाइकिंग को परचेस में कन्वर्ट कर सके। नेक्स्ट मॉडल आता है DGMRA अप्रोच। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में देखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि 98% ये ज़रूर आएगा। तो इस मॉडल का नाम है डिफाइन एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मीजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। ये हसल के कॉली इन 1961 ने प्रपोज किया था। ये एम्फसाइज करता है कि हमें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि आप उसे मीज़र भी कर सको, मतलब एडवर्टाइजिंग के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और फिर आप उसे मीज़र कर सको, उसे और उसके रिजल्ट को भी इवल्यूट कर सको। मतलब अभी तक हमने ये देखा कि हम सिर्फ कंज्यूमर को परचेस करने तक ला रहे थे, बट ये मॉडल बात करते हैं कि परचेस तो कर लिया, बट कितने इफेक्टिवली आपका काम हुआ है, आप वो चीज़ मीज़र करो ना, एडवर्टाइजिंग ने कितना आपको हेल्प किया है। ये एज्यूम करता है कि बिफोर परचेजिंग कंज्यूमर जो है वो कई सारी साइकोलॉजिकल स्टेज से गुजरता है, ठीक है। और ये स्टेजेस को अगर हम इवल्यूट करें तो हमें पता चलता है कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है वो कितना सक्सेस हुआ है। तो इसकी 4 की स्टेजेस हैं। पहली की स्टेज है अवेयरनेस, वही कंज्यूमर को पहले प्रोडक्ट के बारे में बताना। देखो स्टेजेस ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है बट नाम अलग अलग है। जैसे कि एक स्टार्टअप है हेल्थ ड्रिंक,
उन्होंने इंस्टाग्राम पे ऐड चलाया ताकि वो अपनी ब्रांड को दिखा सके यंग अडल्ट्स के बीच में। देन कॉम्प्रिहेंसिव, यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर अंडरस्टैंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है, क्या वो प्रोडक्ट कर सकता है और कैसे वो उन्हें बेनिफिट पहुंचा सकता है। जैसे उस ऐड ने बताया कि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं जो उन्हें वर्कआउट के टाइम पे हेल्प करेंगे। मैं पहला वाला एग्जाम्पल ही आप इस सारे में कंटिन्यू करूंगी। देन कन्वेंशन, इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर जो है कन्विंस्ड हो जाता है कि ये प्रोडक्ट उनके लिए सुटेबल है और दूसरे प्रोडक्ट से बेटर है। ठीक है, यहाँ पे क्या वो प्रोवाइड करते हैं, टेस्टिमोनियल प्रोवाइड करते हैं एथलीट के, इन्फ्लुएंसर्स के, कि एथलीट ने इन प्रोडक्ट को यूज़ किया और उनकी बॉडी बन गई जी, बहुत रातों रात वो ताकतवर हो गए। एंड देन एक्शन, फाइनली कंज्यूमर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है या उस स्टोर को विजिट कर लेता है, ट्रायल ले लेता है। जैसे कि ऐड के अंदर QR कोड था या लिंक था डिस्काउंट के लिए या फ्री सैंपल के लिए, और लोगों ने कितना ज़्यादा उस फ्री सैंपल को यूज़ किया है या QR को स्कैन किया है, ये आती है हमारी एक्शन स्टेज। देन करेक्टरिस्टिक क्या है इस मॉडल की, कि ये गोल ओरिएंटेड है, इसका कोई पहले से प्लान गोल होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टाइजिंग का, क्या चीज़ अचीव करनी है। देन मीजरेबल, जो भी गोल है ना, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम ट्रैक कर सकते हैं इस मॉडल में, सर्वे के थ्रू या डेटा के थ्रू, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन। ये ज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो कोई भी स्टेज जो है वो स्किप नहीं करता, वो बाइंग से पहले सारी स्टेज से गो थ्रू करता है। यूजफुल इन बजटिंग, जो कंपनी अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को स्पेसिफिकली जस्टिफाई करना चाहती है और देखना चाहती है कि कितना बजट उन्होंने एडवर्टाइजिंग में लगाया था और कितना फ़ायदा हुआ है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। एडवांटेज क्या है इसके, क्लियर स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग गोल सेटअप होता है, फिर हम इफेक्टिवनेस, मतलब कितने अच्छे से हमारे एडवर्टाइजिंग ने काम किया है वो हम इवेल्यूट कर पाते हैं। ये लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प करता है और ये अलाउ करता है कि हम कंपैरिजन कर सके कैंपेन्स की, अलग अलग कैंपेन्स की, कि हमने अगर 4-5 कैंपेन चलाए हैं तो हम उन सब का कंपैरिजन कर सके कि कौन सा बेटर है और अपनी इम्प्रूव स्ट्रैटेजी निकाल सके। इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैंने फिर से यहाँ अटैच किया है, रोक के पढ़ लेना। देन आ जाता है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग एक पेड नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया, इवेंट को टारगेट ऑडियंस तक ले जाने में मदद करती है मास मीडिया चैनल्स के थ्रू, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड आउटडोरिंग। मोस्ट पावरफुल टूल है मार्केटिंग में और ब्रांड के कम्युनिकेशन में। फीचर्स क्या है एडवर्टाइजिंग के, कि पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, एडवर्टाइजिंग फ्री नहीं होता, इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट लगती है, आपको मीडिया स्पेस बाय करना पड़ता है, एयर टाइम स्पेस बाय करना पड़ता है। द नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो मैसेज डिलीवर होता है ना वो पूरे मास ऑडियंस के लिए होता है, किसी के लिए टेलर्ड नहीं होता, कि अगर आप जो है आपको अगर कोई लैंग्वेज आती है तो सिर्फ उसी लैंग्वेज में वो डिलीवर होगा। अब तो वैसे आने लगा, बट मेनली क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए होता है, किसी पर्सनल इंसान के लिए नहीं होता है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, बहुत अच्छे से पता होता है सबको कि ये ऐड कराने वाला कंपनी कौन है, कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है। जैसे LIC की टैगलाइन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, सबको पता है कि ये LIC ने ही ऐड कराया है। देन मास रीच, इसका एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिफरेंट रीजन और कल्चर में हमारा ऐड पूछे। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, कोई स्पेसिफिक गोल होता है हमेशा ऐड का, या तो अवेयरनेस क्रिएट करना, सेल इंक्रीज करना, ब्रांड रॉयल्टी बिल्ड करना, जैसे नई पीढ़ी के लिए नया ऋण। इसका एम क्या है कि यूथ ब्रांड, मतलब जो नया यूथ है उसमें ब्रांड का कनेक्शन बिल्ड करना। देन यूज़ ऑफ क्रिएटिव अपील, यहाँ पे विजुअल्स, लोगो, सिंबल्स और सेलिब्रिटी का एंडोर्समेंट यूज़ करके अटेंशन अट्रैक्ट किया जाता है कि लोग खरीदे सामान को। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला कैंपेन जो आमिर खान ने किया था, ताकि लोग जितने भी आमिर खान के फ़ैन हैं वो जाएँ और कोका कोला खरीद ले। रिपीटेशन ऑफ मैसेज, बार बार मैसेज चलाया जाता है ताकि आपकी मेमोरी में ये फिट हो जाए। देन आ जाए ये वन वे कम्युनिकेशन है, मतलब कोई इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता। अब टीवी में कोई ऐड चल रहा है तो तुम ऑनर को कॉल करके बोल थोड़ी दोगे कंपनी वालों को कि जी तुम्हारा ऐड ये है और हमें ये जानकारी चाहिए, नहीं कर सकते ना। तो इट इज़ वन वे कम्युनिकेशन। अब सिग्निफिकेंस क्या है एडवर्टाइजिंग का वो समझते हैं। कंज्यूमर के लिए क्या है, एक तो अवेयरनेस बिल्ड करता है, उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नए प्रोडक्ट के बारे में, और क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वो देता है अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में, तो उन्हें हेल्प करता है कि वो प्रोडक्ट का कंपेयर करके फिर बेटर चॉइस करें, मतलब अच्छा डिसीजन ले सके। ठीक है, बिजनेसेस के लिए क्या है कि उनका मार्केट को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है, रूरल, अर्बन, सारे कस्टमर्स, जोग्राफिकल बाउंड्रीज तोड़ के सब तक मैसेज पहुंचाता है, और ब्रांड की इमेज बिल्ड करने में हेल्प करता है, उनकी सेल। अब ब्रांड के बारे में सबको पता चल रहा है, प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो ऑफकोर्स रिपीटेटिव सेल तो होगी ना। देन फॉर मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री तो बहुत पैसा छापती है, इससे आपको सबको पता है, रेवेन्यू सोर्स है इनका। फिर सपोर्ट
कंटेंट क्रिएशन, ये उन्हें फ्री और सब्सिडाइज एक्सेस दे देता है इन्फॉर्मेशन का पब्लिक के लिए, ठीक है। देन फॉर सोसाइटी, सोसाइटी में क्या है कि एक तो अवेयरनेस कैंपेन चलाने में हेल्प करता है। अब ऐड हमेशा ज़रूरी नहीं कि कंपनी चलाए, कभी कभी गवर्नमेंट भी चलाती है विद द एम की सोशल अवेयरनेस फैलाई जा सके। जॉब प्रोवाइड करता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर इतने सारे लोग काम कर रहे होते हैं तो जॉब क्रिएशन होता है। फिर कल्चर इन्फ्लुएंस होता है, सम टाइम ये शेप करता है सोसाइटी के नॉर्म्स को, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहाँ पे गवर्नमेंट का एम ये है कि गर्ल चाइल्ड को पढ़ाया जाए और उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस लोगों में बिल्ड करना। देन क्रिटिसिज्म भी है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है एडवर्टाइजिंग के। पहला क्या है कि भाई ये गलत गलत इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं, कभी कभी फॉल्स क्लेम करते हैं, बढ़ा चढ़ा के 99% तक कीटाणु मारता है, डिटॉल का क्लेम है। अब पता नहीं सच है कि नहीं है, हमने कभी चेक थोड़ी किया है, ठीक है। जैसा फेयरनेस क्रीम का ऐड है कि 4 दिन लगाओ आप एकदम भाई हूर की परी हो जाओगी, बट ऐसा होता थोड़ी है, आपने खुद ने देखा। ये मेटेरियलिज्म को प्रमोट करता है, मतलब ये इनकरेज करता है बायर को कि उन्हें जो चीज़ चाहिए भी नहीं ना वो फिर भी खरीदें, ठीक है। देन अनहेल्दी कंपैरिजन एंड स्टीरियोटाइप, कभी कभी ये क्या होता है कि अनरियलिस्टिक ब्यूटी और जेंडर बाइसनेस को प्रमोट करता है। तुमने देखा होगा फेयर एंड लवली का नाम जो है ग्लो एंड लवली करा था, अगर तुमने सुना होगा। क्यों करा था वो? इसीलिए क्या था, क्योंकि वो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रहा था, ब्यूटी बाइसनेस फालतू में प्रमोट कर रहा था, तो इसीलिए उसका नाम चेंज करा है। हाई कॉस्ट पास टू कंज्यूमर, अब एडवर्टाइजिंग की जितनी भी कॉस्ट आती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जाती तो कंज्यूमर की जेब से ही है, तो कॉस्ट जो है वो फाइनली जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है इंक्रीज हो जाती है और कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। वेस्ट इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट, अगर सारे प्रोडक्ट सिमिलर हैं, क्योंकि मल्टीपल ब्रांड जो हैं वो सेम काइंड के प्रोडक्ट को ही एडवर्टाइज करती है और डिफरेंस दिखाती है। जैसे कि अगर आप सोप देखो तो जनरली सारे साबुन सेम ही होते हैं, कुछ खास डिफरेंस होता नहीं, बट बेफालतू के कंफ्यूज करती है लोगों को ये। मैन्युपुलेट टैक्टिक्स, चिल्ड्रंस और जो इलिटरेट पीपल हैं वो बहुत जल्दी मैन्युपुलेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जो जंक फूड के या सर्जरी ड्रिंक के हैं वो हमेशा चिल्ड्रंस को टारगेट करते हैं, उनके हेल्थ रिस्क फैक्टर्स को हाईलाइट करे बगैर, ठीक है। देन आ जाता है इसका नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, क्रिएट करता है आर्टिफिशियल नीड, मतलब लोगों को ना डिससेटिस्फाइड फील करा देता है, उनके पास जो है ना उससे खुश नहीं रहने देता और उन्हें इम्पल्स करता है कि वो खरीदे, मतलब आपके पास जो सामान है आप उससे खुश नहीं हो, बस जबरदस्ती आपको वो सामान चाहिए भी नहीं फिर भी आप जाके खरीदने लगते हो। तो ये पावर है एडवर्टाइजिंग की। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंसेस ऑफ सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी। सबसे पहला डिफरेंस है एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन। देखो एडवर्टाइजिंग जो है वो नॉन पर्सनल प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस करता है मास मीडिया पे। सेल प्रमोशन में क्या होता है कि आपको जैसे सेल लगती है ना कि एक कपड़ा खरीदोगे 2 कपड़े फ्री, वही होता है सेल प्रमोशन। ये शॉर्ट टर्म के इंसेंटिव होते हैं ताकि सेल बूस्ट की जाए। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता है कि ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करना और लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर से लॉयल्टी लेना। बट यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि एकदम से बस क्विक रिस्पॉन्स आ जाए, फटाफट सारी सेल हो जाए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, ये एडवर्टाइजिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, बट सेल प्रमोशन हमारा शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे हम रेडियो टेलीविजन का यूज़ करते हैं, यहाँ हम डिस्काउंट कूपन और सैम्पल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कोका कोला का टीवी एड आईपीएल के टाइम पे और डोमिनोज का बाय वन गेट वन फ्री एड। देन आ जाता है एडवर्टाइजिंग वर्सेस सेल्स प्रमोशन, सॉरी एडवर्टाइजिंग वैसे पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि कोई सेल्स एजेंट तुम्हारे पास आता है, देन वो तुम्हें सामान दिखाता है और कहता है कि मैम प्लीज़ ये सामान खरीद लीजिए। तो पर्सनल सेलिंग फेस टू फेस डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है सेल पर्सन और बायर के बीच में, 2 वे कम्युनिकेशन होता है क्योंकि आप आमने सामने बात कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे तो 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। बट इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि एक एक इंडिविजुअल, एक एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जाता है आपके पास सेल करता है कंपनी की, तो मतलब कितना टाइम लगता होगा ना। अब यहाँ पे तो आप एक ही मैसेज फटाफट चला दो कहीं पे भी, मतलब टीवी वगैरह पे कितने सारे लोग एक साथ देख सकते हैं। देन आ जाता है एडवर्टाइजिंग वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग वैसे डायरेक्ट मार्केटिंग, देखो एडवर्टाइजिंग तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आपको ये सब समझ आ रहा होगा। डायरेक्ट मार्केटिंग समझा देती हूँ। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या कस्टमर को टारगेट करते हो और उनको अपना मैसेज पहुंचाते हो। जैसे तुमने देखा तुम्हें ईमेल आता है कि फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है, तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग है। पर्सनली आपको कुछ चीज़ भेजी जा रही है, ईमेल, एसएमएस, टेलीग्राम, कैटलॉग के थ्रू, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग। आप इसे वीडियो पॉज करके ये देख लेना। यहाँ पे देखो ये कुछ इतना लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल डिफरेंस मैंने लिखा है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। देन एडवर्टाइजिंग वर्सेस पब्लिसिटी। अब एडवर्टाइजिंग वर्सेस पब्लिसिटी, पब्लिसिटी क्या होती है? अब अगर देख लो किसी ने मान लो किसी ब्रांड ने कोई ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट किया जो बहुत ही बेनिफिशियल है लोगों के लिए,
या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जैसे कि किसी ने कार लॉन्च की और वो बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो मीडिया उसे खुद कवर करती है। इसके लिए कोई भी कंपनी उसे पैसे नहीं देती है, वो खुद से कवर करती है। दैट इज़ कॉल्ड पब्लिसिटी। फ्री मीडिया कवरेज और नॉन पब्लिक मेंशन डायरेक्टली पेड फॉर, नॉन मेंशन नॉट पेड फॉर डायरेक्टली। कोई कंट्रोल नहीं होता, मीडिया जो प्रेजेंट कर रही है इस मैसेज पे किसी कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता। अब इसको रोको, एक बार पढ़ लेना, बहुत सिंपल डिफरेंस है। मैं आगे आ जाती हूँ। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, अगर कोई भी एडवर्टाइजिंग कंपनी चला रही है ना, तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, कुछ ना कुछ तो उसे अचीव करना ही होता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और इवोल्यूशन करा जाता है इनका, ठीक है। अब क्या क्या कॉमन एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं? पहला होता है क्रिएट करना अवेयरनेस, सबसे पहले कि पोटेंशियल कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताना। देन इंटरेस्ट जनरेट करना, मतलब आपने प्रोडक्ट के बारे में पता कर दिया, बट उनको इंटरेस्ट जनरेट करना कि प्रोडक्ट क्या है, क्यूरियोसिटी जनरेट करना। देन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब क्यूरियोसिटी हो गई, अब कस्टमर को बताना कि इस प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है, यूजेज क्या है, प्राइस, फीचर्स वगैरह। फिर डिमांड स्टिमुलेट करना, इंकरेज करना कस्टमर को कि वो उस प्रोडक्ट को जाके खरीद ले। बिल्ड करना ब्रांड प्रीफरेंस एंड लॉयल्टी, मतलब कस्टमर को ऐसा लॉयल बना देना कि वो कॉम्पिटिटिव ब्रांड के ऊपर हमारी ब्रांड को चूज़ करे और बार बार हमारी ब्रांड से परचेस करे। रेनफोर्स द ब्रांड इमेज, मतलब कस्टमर को रिमाइंड कराना बार बार कि हमारी ब्रांड सुपीरियर क्यों है और वो हमारी ब्रांड से ही सामान परचेस करे। चेंज द कस्टमर एटीट्यूड, कस्टमर का जो परसेप्शन है हमारी ब्रांड को लेके, या अगर निगेटिव इमेज है तो उसको ओवरकम करके पॉजिटिव इमेज में ट्रांसफर करना। प्रोसेस ऑफ सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव कैसे सेट किया जाता है? सबसे पहले हम मार्केट और कंज्यूमर को देखते हैं, एनालाइज करते हैं हमारा टारगेट मार्केट जो है, जिस मार्केट को हम टारगेट करें उनकी नीड, प्रीफरेंस, बाइंग हैबिट्स क्या है। फिर हम टारगेट ऑडियंस को और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, मतलब उनका जेंडर, एज, लोकेशन, इंटरेस्ट से उन्हें और स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। देन फिर हम सेट करते हैं स्पेसिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल, अर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट में बोल देती हूँ, ज़्यादा लंबा हो गया। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्लियर और क्वांटिफाइबल होना चाहिए। क्लियर का मतलब तो समझ आ गया होगा, क्वांटिफाइबल मतलब जिसे आप मीजर कर सको क्वांटिटी में, ठीक है। फिर हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव हमें यूज़ करना है। अवेयरनेस फैलानी है, परसुएशन करना है, रिमाइंड करना है, रेनफोर्समेंट करना है, और फिर हम चूज़ कर लेते हैं कि क्या हमें करना है। उसके बाद हम अपने ओवरऑल मार्केटिंग, अपना जो अभी मेन हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है उसको अपने ओवरऑल मार्केटिंग और बिजनेस गोल से अलाइन करते हैं। मतलब वो हमें पूरी कंपनी की इमेज को बढ़ाने में, सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करना चाहिए। देन इस्टेब्लिश अ बजट एंड रिसोर्सेज, उसके बाद हम पैसे एलोकेट करते हैं कि कितना हमें पैसे देने हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं मॉनिटर एंड इवल्यूट, मतलब हमारे एडवर्टाइजिंग की जो हमने बेंचमार्क सेट किए थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, हम ये सब देखते हैं। समरी टेबल यहाँ दे रखी है, पूरा आप पढ़ सकते हो, मार्केट एनालाइज से लेके यहाँ तक का, और इसके साइड में पूरा एग्जाम्पल प्रोवाइड किया है रियल लाइफ आपको, ठीक है। देन आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ इसके अलावा भी मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया अमेजॉन प्राइम वीडियो लॉन्च का, इससे आप पढ़ सकते हो। देखो क्वेश्चन है ऐसे पूछा जा सकता है कि आप कोई भी एग्जाम्पल दे के समझा दो, तो आपको एग्जाम्पल पहले से पढ़े होंगे तभी आप वहाँ समझा पाओगे, वरना एट द टाइम आपको याद नहीं आएगा एकदम से। देन आता है ऑडियंस सिलेक्शन इन एडवर्टाइजिंग। अब ऑडियंस मतलब किन लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, किन लोगों को आप अपनी बात समझाना चाहते हो, ये बहुत ही क्रूशल है। क्योंकि हम ना जो ब्रांड होती है वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप को चुनती है एज देयर कंज्यूमर, और स्पेसिफिक ग्रुप वही होता है जो उनके प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट ले। अब देखो बहुत नॉर्मल बात है, अगर मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स बच्चों को या यंग एज वालों पीपल को ज़्यादा चुनता है एज़ कम्पेयर टू जो ओल्ड एज पीपल है, क्योंकि उन्हें पता है कि ओल्ड एज पीपल ना इतना मतलब फास्ट फूड नहीं कंज्यूम करते। तो ये ऑडियंस सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। अब इंपॉर्टेंस क्या है ऑडियंस सिलेक्शन की? आपकी एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस इंप्रूव करता है। देखो अगर राइट ऑडियंस में आपका एडवर्टाइजिंग मैसेज पहुंचेगा तभी तो लोग आपका सामान खरीदेंगे। अब अगर बिल्कुल गलत ऑडियंस में आप अपना सामान पहुंचा रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब साड़ी के ऐड आप चला रहे हो किसी ऐसे रीजन में जहां कभी साड़ी पहनी ही नहीं जाती, तो आपकी साड़ी की सेल थोड़ी होगी। देन रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप क्लियरली पोटेंशियल बायर पे, पोटेंशियल बायर मतलब कौन, जो आपका सामान परचेस कर सकते हैं, उनको टारगेट करोगे तो आपको फालतू की स्पेंडिंग नहीं करनी पड़ेगी। बस करेक्ट लोगों तक ही अपना मैसेज पहुंचाना है और वहीं पे आपकी सेल कन्वर्ट हो जाएगी। एनहांस द मैसेज रिलीवेंस एंड अपील। अगर हम टारगेट ऑडियंस को समझ पाएंगे और उनके हिसाब से मैसेज बनाएंगे ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें परसुएट कर पाएंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे।
देन गाइड मीडिया प्लानिंग एंड सिलेक्शन, ऑडियंस सिलेक्शन हेल्प करता है कि हम कौन सा मीडिया चैनल चुने, इसमें हमारी मदद करता है, क्योंकि जैसे हमारे ऑडियंस होंगे हम वैसा ही चैनल चुनेंगे, ठीक है। अगर हमें कोई प्रोफेशनल एड निकालना है या कोई बहुत ही प्रोफेशनल जॉब निकालनी है, तो हम किसी लोकल न्यूज़पेपर में थोड़ी निकालेंगे, वही हम किसी हाई फाई न्यूज़पेपर में निकालेंगे, तो वही कि हम मीडिया ढंग से चूज़ करें। ये सपोर्ट करता है ब्रांड को पोजीशन करने में और मार्केट सेगमेंट्स में। अगर हम प्रॉपर ऑडियंस सिलेक्शन करते हैं ना, तो इंश्योर करता है कि जो ब्रांड है और जो प्रोडक्ट है वो हमारा सही तरीके से कि लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए, और उसकी और लोगों कंज्यूमर की जो नीड है या हमारा जो स्पेसिफिक कंज्यूमर सेगमेंट है उसकी नीड हम बहुत अच्छे से पूरी कर पाएँ। देन आ जाता है प्रोसेस ऑफ ऑडियंस सिलेक्शन। ऑडियंस सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, मार्केट को अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं, जैसे डेमोग्राफिक फैक्टर के बीच में, जोग्राफिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियर फैक्टर के बीच में। देन हम इन सारे सेगमेंट्स को इवल्यूट करते हैं, मतलब कितना पोटेंशियल है, कितना साइज है, कितना प्रॉफिट हो सकता है इसमें, वो सब देखते हैं। इन्हें कंपेयर भी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमें कौन से ऑडियंस सेलेक्ट करने हैं। इस इवोल्यूशन के बेसिस पे हम अपना सेगमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमने जो सेगमेंट सेलेक्ट किया है उनको और डिटेल में उनकी प्रोफाइल बनाते हैं, मतलब और डिटेल में ना समझते हैं उनका डेमोग्राफिक, लाइफ स्टाइल, मीडिया हैबिट। क्योंकि मैंने अगर मान लो 15 से 25 साल के लोगों को सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं इन्हें और डिटेल में समझूंगी। ये मेरा सेगमेंट तो सेलेक्ट हो गया, बट मैं इन्हें अब और डिटेल में समझ के और अच्छे से अपनी चीज़ें परफॉर्म करूंगी। टारगेट ऑडियंस 3 तरह के होते हैं। पहले प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है कोर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, जिस पे एडवर्टाइजिंग डायरेक्टली फोकस करता है। जैसे कि ब्रांड मैगी का जो कोर प्राइम ऑडियंस है वो कौन है? स्टूडेंट, बिजी स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल, जो बिल्कुल फटाफट उन्हें खाना चाहिए होता है, और जनरली यही मेन है। आप देख लो सेकेंडरी ऑडियंस कौन होता है? ये डायरेक्टली तो कुछ आप बाइंग वगैरह नहीं करते, बट ये जो बायर है उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं। जैसे कि पेरेंट्स, बच्चे हैं, बच्चों के डिसीजन को कौन इन्फ्लुएंस करेगा? पेरेंट्स और एल्डर। फिर आते हैं टर्शरी ऑडियंस। ये जो होते हैं ना, ये इसमें आता है ओपिनियन लीडर, मीडिया पर्सनल, इंडस्ट्री, जो इनडायरेक्टली परसेप्शन लोगों का बिल्ड कर सकते हैं। जैसे फूड ब्लॉगर इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के ओपिनियन को नए रेस्टोरेंट के लेके। अब इसका पूरा रियल लाइफ एग्जांपल मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब आ जाते हैं सेटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। एडवर्टाइजिंग बजट का मतलब है कि कितना अमाउंट, कितने पैसे हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, वो उसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग बजट। एक राइट एडवर्टाइजिंग बजट बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप बेफालतू के पैसे एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर दोगे तो आपका पैसा वेस्ट जाएगा। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्हें देख के हम एडवर्टाइजिंग बजट को सेलेक्ट करते हैं? सबसे पहले एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? अब कंपनी के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे अवेयरनेस क्रिएट करना, सेल्स इंक्रीज करना, जो कि बजट पे अफेक्ट डालता है। अब कंपनी क्या चाहती है उस हिसाब से वो एडवर्टाइजिंग बजट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो अगर आपका जो गोल है वो बहुत ही एम्बिशियस है, जैसे कि आपको बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर करना है, तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। देन मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर। अब अगर आपका टारगेट मार्केट या आपका जो डिज़ायर है, जो आप अचीव करना चाहते हो, वो बड़ा है, मार्केट शेयर की डिमांड आपकी ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे कोका कोला जो है वो बिलियंस में पैसे लगाता है, क्योंकि उसका जो मार्केट प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और ग्लोबली उसका मार्केट प्रेजेंट है, और उसको सबको मतलब देखना पड़ता है, तो बहुत सारे पैसे वो एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर देता है। देन कॉम्पिटिशन, कितना कंपटीशन है वो भी इस बात को अफेक्ट करते हैं कि आप कितना बजट लगाओगे। अगर हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो आपको, नॉर्मल बात है, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कौन से स्टेज पे आपका प्रोडक्ट है? अगर नया प्रोडक्ट आया है या प्रोडक्ट अभी ग्रोथ फेज पे है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एडवर्टाइजिंग पे लगाने पड़ेंगे। बट अगर डिक्लाइनिंग या मेच्योरिटी स्टेज पे तो ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। देन कंपनी की फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर पैसा होगा तभी तो लगाओगे ना, तो कंपनी की जो लिमिट है वो भी अफेक्ट डालती है। देन कॉस्ट ऑफ मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, अगर आप कोई ऐसा मीडिया एडवर्टाइजिंग देख रहे हो, कोई ऐसा मीडिया चैनल आप यूज़ रहे हो जो बहुत ही महंगा पड़ रहा है, तो भाई महंगा चीज़ लोगे तो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, बहुत नॉर्मल है, आपको ज़्यादा बजट लगाना पड़ेगा। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन या एक्सप्लेनेशन देनी हो, खासकर टेक्निकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्हें लोगों को ड्रग्स के बारे में एजुकेट करने के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जिस कंपनी के पास ज़्यादा सेल्स या प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड अपना एडवर्टाइजिंग में एलोकेट कर देता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट मैथड्स एडवर्टाइजिंग बजटिंग के। तो पहला मेथड है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। इसमें क्या होता है
हम एडवर्टाइजिंग बजट को जो इतनी हमारी सेल्स होनी है उसके परसेंट में सेट कर देते हैं। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू से समझो, कंपनी का ना सेल्स 1 लाख हो 1 करोड़ हुआ था लास्ट ईयर, तो उसने डिसाइड किया कि वो 5% उस पर एडवर्टीजमेंट पे खर्च करेगी। तो इस बार का एडवर्टाइजिंग बजट सिंपल 5 लाख हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल होता है। और एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग बहुत मतलब कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से होती है, जितना प्रॉफिट जितनी सेल्स उस हिसाब से हम खर्चा कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये एज्यूम करते हैं कि सेल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है एडवर्टाइजिंग के लिए, बट ऐसा नहीं होता ना। सेल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ी होती है, एडवर्टाइजिंग तो और चीज़ों के लिए भी किया जाता है, सिर्फ सेल्स के लिए थोड़ी किया जाता है। और ये मार्केट की पोटेंशियल और कॉम्पिटिटर को तो कंज्यूम देखता ही नहीं है, कंसिडर ही नहीं करता। देन ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन का कि क्या हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से काम हमें करने पड़ेंगे, कौन कौन से टास्क करने पड़ेंगे, फिर उस हर टास्क की कॉस्ट कितनी आएगी वो ये करके टोटल, और ये बजट एलोकेट कर देता है। अब एग्जाम्पल से समझो, देखो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें ब्रांड की अवेयरनेस इंक्रीज करनी थी, ठीक है। तो हमने कहा कि यूट्यूब कैंपेन चलाना पड़ेगा 2 लाख का, न्यूज़पेपर में 1.5 लाख जाएंगे और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन के लिए 1 लाख जाएंगे। टोटल बजट हो गया 4.5 लाख का। तो कितना आसान हो गया, एकदम 4.5 लाख का बजट हमने डिसाइड कर दिया। तो ये बहुत ही रैशनल और गोल ओरिएंटेड है, और बजट जो है डायरेक्टली मार्केट ऑब्जेक्टिव से लिंक यहाँ होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज में दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, इसमें क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग का बजट कॉम्पिटिशन की स्पेंडिंग, कॉम्पिटिटर की स्पेंडिंग को देख के लगता है कि अगर मेरा कॉम्पिटिटर 2 लाख खर्च कर रहा है तो मैं या तो 2 लाख या 3 लाख खर्च करूँ। जैसे कॉम्पिटिटर ने 10 लाख एनुअली एडवर्टाइजिंग पे खर्च किए, तो सिमिलर साइज या सिमिलर प्रोडक्ट लाइन की कंपनी, जैसे मान लो मैगी, मैं मैगी बेच रही हूँ और सामने वाला जो है yippee नूडल्स बेच रहा है। अगर मैगी 10 लाख खर्च करे तो yippee जो है वो 11 लाख खर्च करेगा ताकि वो कॉम्पिटिशन में रहे। देन आ जाता है अफोर्डेबल मेथड। अफोर्डेबल मेथड में कंपनी क्या करती है, पहले अपने सारे एक्सपेंस को कवर कर लेती है, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको एडवर्टाइजिंग में लगा देती है। अब इसका एग्जांपल देखो कि एक नया स्टार्टअप है, वो पहले रेंट, सैलरी, रॉ मटेरियल के लिए पे करेगी, उसके बाद जो 50,000 बचे वो उन्होंने एडवर्टाइजिंग पे लगाए। तो ये होता है हमारा अफोर्डेबल मेथड। देन इंक्रीमेंटल मेथड, इसमें क्या होता है कि जो पिछले साल का बजट हमने सेट किया था ना, उसको ही थोड़ा बहुत इंक्रीज या डिक्रीज करके हम फिक्स्ड परसेंटेज से अपना बजट डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे हमारी लास्ट ईयर का जो एडवर्टाइजिंग बजट था वो 10 लाख था, इस बार हमने सोचा कि हम 10% जो है इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो इस बार का बजट हो गया 11 लाख। ये सिंपल टू अप्लाई है और अंडरस्टैंड भी इसलिए हो जाता है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी चलती रहती है। बट प्रॉब्लम ये है कि प्रीवियस ईयर का बजट अप्रोप्रिएट हो या ना हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। और ये करंट मार्केट में जो भी चेंजेस आए या कॉम्पिटेटिव में जो चेंज आए वो सब ये देखता ही नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, नाम से ही सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि आप जो एक्सपर्ट हैं, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, मार्केटिंग कंसल्टेंट है, उनकी एडवाइस लेते हो, उनकी रिकमेंडेशन लेते हो और उस हिसाब से अपना बजट सेट करते हो। जैसे कंपनी जो है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर रही है, तो वो जाके एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, एक्सपीरियंस एडवर्टाइजिंग एजेंसी से पूरा समझ के आएगी चीज़ें और उसकी सलाह के हिसाब से अपना जो पैसा है वो डिक्लेयर करेगी। इसकी एडवांटेज ये दे रखिए। देन आ जाता है मार्केट शेयर मेथड। इसमें क्या होता है कि बजट ना डिसाइड किया जाता है कि आप कितना मार्केट में शेयर लेने चाहते हो, उसके हिसाब से। अगर आप मार्केट में ज़्यादा कैप्चर करना चाहते हो, मार्केट को ज़्यादा शेयर अपने अंडर लेना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा बजट देना पड़ता है। जैसे कंपनी का एम है कि 20% ऑफ टूथपेस्ट मार्केट उसका हो जाए। अब ये इसीलिए लार्ज एडवर्टाइजिंग बजट ये इसे डेडिकेट करेंगे, बिकॉज 20% शेयर बहुत ही ज़्यादा होता है ना, इतना कम भी नहीं होता। अब आ जाता है पे आउट प्लानिंग मेथड। पे आउट प्लानिंग मेथड में क्या होता है कि जब हम ये यूज़ होता है जनरली तब जब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो सेट किया जाता है, जितना हम, जैसे फ्यूचर में हम कितना रेवेन्यू या प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से हम इसे सेट करते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने नया ड्रग लॉन्च किया, उसे पता है कि उसे 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा 5 साल में, तो उसने 5 करोड़ जो है 50 करोड़, सॉरी 50 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो उसने 5 करोड़ एडवर्टाइजिंग पे लगा दिए अर्ली गेन ट्रांजेक्शन के लिए और ब्रांड रॉयल्टी के लिए। मतलब जितना प्रॉफिट आपने प्रोजेक्ट किया है उसके हिसाब से आप पैसा इस पर खर्च करते हो। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग। हमने इसे डिवाइड किया है कई सारे बेसिस पे। तो पहला है जोग्राफिक सेलेक्टिविटी के बेसिस पे। इसमें पहला आता है लोकल एडवर्टाइजिंग। लोकल एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक लोकेलिटी या सिटी में आप अपने एडवर्टाइजिंग को प्रमोट कर रहे हो। जैसे कि आप अगर रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो आप रह रहे हो सूरत में, तो सूरत के अंदर आपका एक छोटा सा गाँव है या आपकी एक छोटी सी जगह है, तो आप वहीं पर बस अपना प्रोडक्ट जो है प्रमोट कर रहे हो, ठीक है।
फिर आ जाता है रीजनल एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट या रीजन में आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं दिल्ली में इस चीज़ को प्रमोट करूँ तो वो हो जाएगा मेरा रीजनल एडवर्टाइजिंग। नेशनल मतलब पूरी कंट्री में आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। इंटरनेशनल मतलब सिर्फ अपनी अपनी कंट्री में नहीं, पड़ोसी देश में भी, जैसे मैकडोनल्ड्स करता है, ठीक है। दूसरा हमारा बेस है टारगेट ऑडियंस के बीच में, कि हम किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। जैसे कंज्यूमर में क्या होता है, कंज्यूमर कौन होते हैं, जो फाइनली प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए जो प्रोडक्ट होता है ना, वो जनरली इसको यूज़ करते हैं। जैसे सर्फ एक्सेल एड एम टू होम मेकर या फिर पेरेंट्स। इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे हमारा जो एम रहता है वो रहता है कि जो इंडस्ट्री वाले प्रोडक्ट हैं उन पे हम फोकस करते हैं, उन्हीं उन्हीं प्रोडक्ट का हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। और जैसे ये कंजम्पशन के लिए तो होते ही नहीं है इंडस्ट्री वाले प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्शन के लिए ही होते हैं। जैसे सीमेंट का ऐड या फिर मशीन का, सॉफ्टवेयर का। ट्रेड एडवर्टाइजिंग, ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के लिए होता है। देन प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग हमारा प्रोफेशनल्स के लिए होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वगैरह के लिए। फार्मास्यूटिकल कंपनी जनरली ये करती है, या फिर मीडिया जर्नल्स डॉक्टर्स के लिए चीज़ें छापती है। अब देखते हैं व्हाट इज बीइंग एडवर्टाइज, मतलब हम एडवर्टाइज ही क्या कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइज करो, जैसे सैमसंग गैलेक्सी का फोन। या फिर इंस्टीट्यूशन एडवर्टाइजिंग, हम प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं कर रहे, जो कंपनी है उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसकी गुडविल को, इमेज को, वैल्यू को। देन आ जाता है ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव पैटर्न, मतलब हमारा मेन एम क्या है। अगर हमारा मेन एम है इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, जैसे कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट वैक्सीन के लिए इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही थी, वो परsuasive एडवर्टाइजिंग का एम क्या होता है। परsuasive एडवर्टाइजिंग मतलब लोगों को मतलब ऐसे परsuade करके उनसे सेल, मतलब परचेस करवाना। जैसे अभी आपने इतने सारे फैक्टर्स पढ़े, जैसे पेप्सी वर्सेस कोका कोला टैगलाइन चैलेंज एड, जहाँ पे लोगों को ये था कि बस किसी तरीके से भी अपनी ब्रांड को दूसरे की ब्रांड से ऊपर शो करना। देन रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, यहाँ बस इतना एम होता है कि लोगों को याद दिलाना कि हमारी ब्रांड जो है एग्जिस्ट करे, जैसे सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं। री एडवर्टाइजिंग, यहाँ ना अश्योर किया जाता है, यहाँ कस्टमर को अश्योर किया जाता है कि उसने सही चॉइस ली है, मतलब सामान परचेस कर लिया बट कस्टमर के दिमाग में ये ना रह जाए कि मेरी चॉइस खराब तो नहीं है, तो यहाँ उसे रेनफोर्स किया जाता है। दूसरे टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग में हमारा ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टाइजिंग आता है, जैसे गूगल ईट, यूट्यूब की तरह। मोबाइल एडवर्टाइजिंग, जैसे ऐप में एसएमएस में तुम्हारी नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती है। आउटडोर एडवर्टाइजिंग, जैसे बिल बोर्ड या फिर ऑटो रिक्शा वगैरह पे पोस्टर लगा दिए जाते हैं। ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग, जैसे टीवी रेडियो में एडवर्टाइजिंग चलाया जाता है। प्रिंट एडवर्टाइजिंग मतलब न्यूज़पेपर, मैगजीन, वाउचर में जो दिखाया जाता है। देन सैरोगेट एडवर्टाइजिंग, ये समझ लो इंपॉर्टेंट है। सैरोगेट एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अल्कोहल और टबैको का एडवर्टाइजिंग मना कर रखा है, नहीं कर सकते। तो रॉयल स्टैग क्या करता है, और जो बैग पीपर है वो सोडा वाटर को प्रमोट करता है, लेकिन इनडायरेक्टली सबको पता है कि वो अपने अल्कोहल को प्रमोट कर रहा है। तो ये क्या, सैरोगेट मतलब जो रियल है वो चीज़ ना दिखा के कुछ और दिखाना। इसी के साथ आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होता है। बाकी की यूनिट की वीडियो भी आपके पास आ जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।